हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 7 मार्च से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो रेगुलर जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किन संस्थानों द्वारा ध्वनि प्रदूषण माप के लिए कैलकुलेटर बनाने का निर्णय लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है आईआईटी कानपुर और आईआईटी बीएचयू, बी है आईआईटी बीएचयू और आईआईटी मद्रास, सी है आईआईटी बीएचयू और आईआईटी दिल्ली और डी है आईआईटी बीएचयू और आईआईटी रुड़की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी बीएचयू और आईआईटी रुड़की। इम्प्रिंट इंडिया यानी इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी के निर्देशन में आईआईटी बीएचयू और आईआईटी रुड़की की टीम एक ऐसा कैलकुलेटर बनाएंगी जिससे पता चल सकेगा कि क्षेत्र विशेष में कितने वाहनों से कितना ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। इसके लिए वाराणसी, गोरखपुर और प्रदेश की औद्योगिक नगरी कानपुर में वाहनों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण का डाटा एकत्रित करने के लिए सर्वे किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये याद रखना है आपको कि जो ये कैलकुलेटर है ये कौन तैयार करेगा, तो आईआईटी बीएचयू और आईआईटी रुड़की की टीम जो है ऐसा कैलकुलेटर बनाने जा रही है। अब ये कैलकुलेटर किस तरह से ध्वनि प्रदूषण में जो है अपनी भूमिका निभाएगा, तो देखिए ये जो कैलकुलेटर है ये स्मार्ट कैलकुलेटर होगा और इसमें 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों की संख्या डालते ही यह ये बता देगा कि इस एरिया में ध्वनि प्रदूषण कितना हो रहा है और साथ ही इस क्षेत्र में कंपन की स्थिति क्या है ये भी इस कैलकुलेटर से पता चल जाएगी। क्योंकि गाड़ियां जो चलती हैं तब उससे कंपन होता है, लेकिन लोगों को ये कंपन जो है नज़र नहीं आता है, लेकिन ये जो कंपन होता है ये भी एक तरह का प्रदूषण होता है। तो ये जो स्मार्ट कैलकुलेटर होगा इससे ये इसका कंपन और ध्वनि प्रदूषण कितना हो रहा है ये दोनों चीज़ें जो है इस कैलकुलेटर के माध्यम से पता चल सकेंगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि आईआईटी बीएचयू और आईआईटी रुड़की की टीम ऐसा कैलकुलेटर बनाने जा रही है। अगला क्वेश्चन है, रामायण का ग्लोबल एनसाइक्लोपीडिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बी है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सी है अयोध्या रिसर्च इंस्टीट्यूट और डी है विश्व हिंदू परिषद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अयोध्या रिसर्च इंस्टीट्यूट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने 6 मार्च 2021 को रामायण के ग्लोबल एनसाइक्लोपीडिया का पहला संस्करण लॉन्च किया। एनसाइक्लोपीडिया अयोध्या रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किया गया है। अयोध्या शोध संस्थान को भारत के विभिन्न हिस्सों सहित दुनिया भर में लोक कथाओं, मूर्तियों, साहित्य आदि के रूप में मौजूद राम युग का पता लगाने के लिए एनसाइक्लोपीडिया तैयार करने का काम दिया गया था। एनसाइक्लोपीडिया का पहला संस्करण ई पुस्तक के रूप में लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो एनसाइक्लोपीडिया है ये होता क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा जानिए। देखिए, एनसाइक्लोपीडिया को हिंदी में कहते हैं विश्वकोश या विश्व विज्ञान कोश। ये एक तरह की पुस्तक होती है और ऐसी पुस्तक को एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है जिसमें विश्व भर की तरह तरह की जानने लायक बातों का समावेश होता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए एनसाइक्लोपीडिया क्या होता है। ये एक तरह की पुस्तक होती है और इसमें विश्व भर की तरह तरह की जो बातें होती हैं उसको इसमें समावेशित किया जाता है। अब ये जो रामायण की ग्लोबल एनसाइक्लोपीडिया है इसका पहला संस्करण लॉन्च किया गया है और ये किस भाषा में लॉन्च किया गया है, तो इसे अंग्रेजी भाषा में लॉन्च किया गया है। और इसका पहला संस्करण किसने लॉन्च किया है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने पहला संस्करण लॉन्च किया है। कब किया है, तो 6 मार्च 2021 को लॉन्च किया है। ठीक है, अब जो दूसरा संस्करण लॉन्च होगा वो 1 महीने बाद होगा और वो हिंदी और तमिल भाषा में होगा। ठीक है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य गुड़ महोत्सव 2021 कहाँ मनाया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए है गोरखपुर, बी है लखनऊ, सी है वाराणसी और डी है आगरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राज्य के गन्ना विकास विभाग द्वारा 2 दिवसीय राज्य गुड़ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है।
इसका आयोजन 6 और 7 मार्च को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान यानी लखनऊ के जुपिटर हॉल में किया जा रहा है। 6 मार्च को इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। गुड़ के सर्वश्रेष्ठ उत्पाद बनाने वाली 3 स्टॉल लगाने वालों को प्रदेश सरकार सम्मानित भी करेगी। तो दोस्तों, ये जो गुड़ महोत्सव है, 2 दिवसीय राज्य गुड़ महोत्सव है, इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसका आयोजन किया जा रहा है। और लखनऊ में कहाँ पर? तो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में इसका आयोजन किया जा रहा है। और इस जो 2 दिवसीय राज्य गुड़ महोत्सव है, इसका उद्घाटन किसने किया है? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया है। तो ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों, जो गुड़ के सर्वश्रेष्ठ उत्पाद बनाने वाले 3 स्टॉल लगाने वाले जो होंगे, उन्हें प्रदेश सरकार सम्मानित भी करेगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों, ये लखनऊ में इसका आयोजन किया गया है। तो लखनऊ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। और लखनऊ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है? तो चिकनकारी एवं जरदोजी लखनऊ का एक जिला एक उत्पाद है। और लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। लखनऊ में हुए हैं कांग्रेस के 3 अधिवेशन। कौन कौन से? 15वां अधिवेशन, 32वां अधिवेशन और 50वां अधिवेशन। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है 32वां अधिवेशन, और ये 1916 में हुआ था। इसमें मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था। और जो 32वां अधिवेशन था कांग्रेस का, उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो अंबिका चरण मजूमदार 32वें अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और दोस्तों, लखनऊ से जो 1857 का विद्रोह हुआ था, उसमें लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह में लखनऊ से नेतृत्व किया था। तो दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस आपको लखनऊ से रिलेटेड याद रखने हैं। ये लगातार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में 131 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया? ऑप्शन नंबर ए है गोरखपुर, बी है बस्ती, सी है गोंडा और डी है बहराइच। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 131 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। तो दोस्तों, गोरखपुर में किया है। तो गोरखपुर का एक जिला एक उत्पाद क्या है? तो टेराकोटा गोरखपुर का एक जिला एक उत्पाद है। और दोस्तों, गोरखपुर से रिलेटेड एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि जिस तरह से हर एक जिले का, उत्तर प्रदेश में हर एक जिले का एक जिला एक उत्पाद होता है, उसी तरह से एक नई चीज़, क्या? एक जिला एक खाद्य पदार्थ की शुरुआत की गई है। और वो कहाँ से की गई है? तो वो गोरखपुर से की गई है। और गोरखपुर का जो सुनहरी शकरकंद है, उसे एक जिला एक खाद्य पदार्थ के रूप में चुना गया है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखना है कि एक जिला एक खाद्य पदार्थ की शुरुआत की गई है और ये गोरखपुर से की गई है। और गोरखपुर का किसे चुना गया है? तो सुनहरी शकरकंद को एक जिला एक खाद्य पदार्थ के रूप में चुना गया है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सभी कारों में आगे की सीट वाले यात्रियों के लिए एयर बैग नए वाहनों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। इस नियम को नए मॉडलों में कब से लागू किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है जून 2021, बी है मई 2021, सी है जुलाई 2021 और डी है अप्रैल 2021। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अप्रैल 2021। सभी कारों में आगे की सीट वाले यात्रियों के लिए एयरबैग नई वाहनों के लिए अनिवार्य होंगे। सरकार ने 1 अप्रैल 2021 से निर्मित कारों के लिए सभी नए मॉडलों के लिए इस मानदंड को लागू करने की योजना बनाई है। पहले सरकार ने सभी कारों में ड्राइवर की सीट के लिए एक एयरबैग जो है वो अनिवार्य किया था। 1 जुलाई 2019 को ऐसा ये नियम आया था। तो दोस्तों, जो पहले एक नियम सरकार ने लागू किया था कि ड्राइवर सीट के लिए एक एयरबैग अनिवार्य किया था किसी भी कार के लिए, ठीक है। और ये कब लागू किया गया था? तो 1 जुलाई 2019 को ये लागू किया गया था। लेकिन अब सरकार ने 1 अप्रैल 2021 से एक नियम ये लागू किया है कि जो कार होती है उसमें आगे की दोनों सीट के लिए, यानी ड्राइवर सीट और को ड्राइवर सीट के लिए 2 एयरबैग सभी कार के किसी भी मॉडल में, चाहे वो बेस मॉडल हो या कोई भी मॉडल हो, उसमें 2 एयरबैग अनिवार्य कर दिए हैं, ठीक है। अब एयरबैग होता क्या है? तो एयरबैग से संबंधित थोड़ा जानते हैं। तो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये एयरबैग होते हैं। एक ये एयरबैग है और एक ये एयरबैग है। एयरबैग का महत्व क्या होता है? तो देखिए, जब भी कोई कार एक्सीडेंट होता है, कोई दुर्घटना होती है,
तो एयर बैग जो है वो खुल जाते हैं, ये गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं, जिससे कि जो भी यहाँ पर यात्री बैठा होता है तो उसका सर जो है या उसका जो मुंह है वो आगे स्टीयरिंग पे ना जाके इसके ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से जो दुर्घटना है उसके जो है मरने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी होगा कि अगर ये जो एयरबैग है ये होगा तो जो एक्सीडेंट होगा तो यात्री आगे की ओर ना जाके इसके ऊपर उसका सर लगेगा, जिससे कि उसकी चोट जो है काफ़ी कम होने की संभावना हो जाती है। तो सरकार ने 2 एयरबैग अनिवार्य कर दिए हैं, एक ये एयरबैग और एक ये एयरबैग। ठीक है, अब कोई भी कार होगी, किसी भी मॉडल की होगी, चाहे बेस मॉडल हो या कोई भी मॉडल हो, उसमें 2 एयरबैग मिनिमम आपको मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व श्रवण दिवस 2021 की थीम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है हियर द फ्यूचर, बी है चेक योर हियरिंग, सी है हियरिंग केयर फॉर ऑल और डी है डोंट लेट हियरिंग लॉस लिमिट यू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हियरिंग केयर फॉर ऑल। बहरेपन और सुनवाई हानि को रोकने और दुनिया भर में कान और सुनने की देखभाल को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस आयोजित किया जाता है। और विश्व श्रवण दिवस दोस्तों यहाँ पर ये गलत टाइप हुआ है, विश्व श्रवण दिवस 2021 की थीम क्या है? तो हियरिंग केयर फॉर ऑल 2021 के जो विश्व श्रवण दिवस है उसकी थीम ये रही है। तो आपको याद रखना है कि विश्व श्रवण दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को ये मनाया जाता है और इसकी थीम भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने गैरसैंण को एक राज्य का एक नया मंडल घोषित किया है। बताइए उत्तराखंड में अब कुल कितने मंडल होंगे? ऑप्शन नंबर ए है 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 3 मंडल। बजट सत्र के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को राज्य का एक नया मंडल घोषित किया है। उत्तराखंड में कुल 3 मंडल होंगे, कौन कौन से? तो गैरसैंण, कुमाऊं एवं गढ़वाल, ये उत्तराखंड के 3 मंडल होंगे। गैरसैंण मंडल 4 जिलों से मिलकर बनेगा। यह 4 जिले कौन कौन से हैं? तो चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर एवं अल्मोड़ा, ये 4 जिलों से मिलकर जो गैरसैंण मंडल है ये बनेगा। तो ये आपको याद रखना है कि उत्तराखंड में नए मंडल को घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय महिला ट्रैप टीम ने ISSF विश्व कप शॉटगन में रजत पदक जीता है। बताइए इस टीम में निम्नलिखित में से कौन शामिल थी? ऑप्शन नंबर ए है कीर्ति गुप्ता, बी है राजेश्वरी कुमारी, सी है मनीषा कीर और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। भारतीय महिला ट्रैप टीम ने ISSF विश्व कप शॉटगन में रजत पदक जीता है। इस टीम में कीर्ति गुप्ता, राजेश्वरी कुमारी, मनीषा कीर शामिल थीं। ISSF विश्व कप शॉटगन का आयोजन मिस्र के काहिरा में किया गया था। अब दोस्तों यहाँ पर जो ISSF आया है तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। क्या होता है? द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और ISSF की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 को। कब हुई थी? 1907 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो म्यूनिक जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, देश में पूरा रेल नेटवर्क किस वर्ष तक पूरी तरह से विद्युतीकृत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है 2022, बी है 2023, सी है 2024 और डी है 2025। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 2023। देश में संपूर्ण रेल नेटवर्क 2023 तक पूरी तरह से विद्युतीकृत हो जाएगा, जबकि सभी रेल नेटवर्क 2030 तक अक्षय ऊर्जा पर चलेंगे। यह बात रेल मंत्री पीयूष गोयल ने समुद्री भारत शिखर सम्मेलन 2021 को संबोधित करते हुए कही है कि देश में जो रेल नेटवर्क है वो पूरी तरह से 2023 में विद्युतीकृत हो जाएगा। अब दोस्तों भारतीय रेल से संबंधित एग्जाम्स में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों भारतीय रेल जो है वो विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। पहला कौन सा है? तो अमेरिका, दूसरा है रूस और तीसरा है चीन। और भारत चौथा विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में 16 अप्रैल, कब? 16 अप्रैल 1853 को सर्वप्रथम रेल चली थी।
ये कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई से ठाणे के बीच में ये ट्रेन चलाई गई थी और इसकी दूरी थी 34 किलोमीटर। और दोस्तों ये जो जब ट्रेन चली थी तब किसका शासनकाल था? तो लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था भारत में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों ये जो ट्रेन थी इसका नाम क्या था? तो ब्लैक ब्यूटी इसका नाम था, जो पहली ट्रेन इंडिया में चली थी। ठीक है, और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो जॉन मथाई स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे। और अगर ये पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? तो ममता बनर्जी स्वतंत्र भारत की पहली महिला रेल मंत्री थी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। और दोस्तों भारत में रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेल का पितामह कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों जो भारत में रेल चली थी 16 अप्रैल 1853 को चली थी। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में विद्युत रेल सबसे पहले कब चली? तो प्रथम विद्युत रेल जो है वो 3 फरवरी 1925 को चली। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मर्चेंट डिजिटाइजेशन सम्मेलन 2021 की मेजबानी किसने की? ऑप्शन नंबर ए है भारत सरकार, बी है फिक्की, सी है बेटर देन कैश अलायंस और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। भारत सरकार, फिक्की और बेटर देन कैश अलायंस ने मिलकर मर्चेंट डिजिटाइजेशन सम्मेलन 2021 की मेजबानी की। इस सम्मेलन का विषय था हिमालयी क्षेत्रों, पूर्वोत्तर क्षेत्रों और देश के आकांक्षी जिलों पर विशेष ध्यान देते हुए आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ना। इसके जरिए पूर्वोत्तर क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र और आकांक्षी जिलों में कारोबारियों को डिजिटलीकरण की ओर बढ़ने में प्रेरणा मिलेगी। बेटर देन कैश अलायंस 75 से अधिक देशों, कंपनियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की एक पार्टनरशिप है। तो ये आपको याद रखना है कि भारत सरकार, फिक्की और द बेटर देन कैश अलायंस ने मिलकर मर्चेंट डिजिटाइजेशन सम्मेलन 2021 की मेजबानी की। तो दोस्तों ये थे 7 मार्च से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, हाल ही में जारी ईज ऑफ लिविंग रैंकिंग में उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर टॉप पर रहा? तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, लखनऊ। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिए। और मैं फिर से कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, हाल ही में जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? ऑप्शन नंबर ए है 80, बी है 85, सी है 88 और डी है 90। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।